चैप्टर नंबर 17 कर रहे हैं सेकंड ईयर फिज़िक्स का। उसका हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमने इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास पहला जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन अमारफेस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड। इनको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे मटेरियल, ऐसे हमारे पास जो है वो सॉलिड्स होते हैं जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिनके अंदर मौजूद एटम्स मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रेगुलर मैनर के साथ अरेंज और इन आर्डर जो है ना एग्जिस्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह के एटम्स हैं या मालिक्यूल्स हैं, एक ग्रीन कलर के और एक पिंक कलर के। इन दोनों के दरमियान हर जगह पे डिस्टेंस जो है वो एक जैसा है। इस वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके दरमियान रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल पाया जाता है। इनका स्ट्रक्चर जो है वो आर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक सीक्वेंस पाई जाती है। और इनको अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डेफिनेट एक फ़िक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक फ़िक्स जो है वो टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाती है, इसको डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दूसरा हमारे पास अमारफेस सॉलिड क्या होते हैं? अमारफेस सॉलिड का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट से अगर देखें तो इसके दरमियान किसी अमारफेस सॉलिड के अंदर किसी किस्म की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाई जाती। मालिक्यूल रैंडमली एग्जिस्ट करते हैं। कभी इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है और कभी इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होता है। आप देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिसऑर्डर्ड होता है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे देखें, देयर इज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल। इनके मालिक्यूल के दरमियान रेगुलर अरेंजमेंट नहीं पाई जाती। नो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर जो ऑर्डर में नहीं होता। और हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी एक फिक्स नहीं होता बल्कि वेरी करता है, चेंज हो सकता है। अगर हम लास्ट वाले पॉलीमेरिक सॉलिड की बात करें, पॉलीमेरिक सॉलिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमारफेस सॉलिड। मतलब ना तो वो क्रिस्टलाइन होते हैं और ना अमारफेस होते, बल्कि इन दोनों के दरमियान होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ही यही है कि इसमें फुली तौर पे ऑर्डर्ड है स्ट्रक्चर और इसमें डिसऑर्डर्ड है। इन दोनों के दरमियान आने का मतलब क्या है कि इनके दरमियान थोड़ा बहुत जो है वो कहीं पे पॉलीमेरिक सॉलिड के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर्ड होगा और कहीं पे जो है वो डिसऑर्डर्ड होंगे। तो पॉलीमेरिक हैव स्ट्रक्चर दैट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर। तो ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान इनका स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। दे हैव गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो। गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो हमारे पास ऐसे मटेरियल्स के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं जिनका जो क्रिस्टल वेट है या जिनका जो सॉलिड का वेट है वो बहुत कम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मजबूती जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसमें से हमारे पास प्लास्टिक वगैरह जो है मटेरियल आ जाते हैं जिनकी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनका वेट जो है वो लोहे के मुकाबले में, आयरन के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। ये हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन करना है। वाट आर देयर ऐसे यूनिट्स, और इनके ऐसे यूनिट क्या हैं वो भी बताने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द टेंजाइल, कंप्रेसिव एंड शेयर मॉडुलस ऑफ अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और साथ इनकी ये जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इनको भी हमने यहाँ पे देखना है। वैसे तो ये हमारे यहाँ जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, इसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं, लेकिन इनको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा गया है। लेकिन हमने इनको डिस्कस करने, हल्का फुल्का इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हालांकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन इनको थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमने पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें उसके यूनिट एरिया के ऊपर, या तो उसकी शेप में चेंज आ जाए, उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, या उसकी लेंथ में चेंज आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं इसमें स्ट्रेस है। इट इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ द बॉडी। जब कभी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वॉल्यूम में, उसकी शेप में या उसकी लेंथ में जो चेंज आ जाता है उसको स्ट्रेस का नाम देते हैं। इसका फार्मूला देखें तो स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं और इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ऊपर फोर्स एफ है, नीचे जो है वो एरिया है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है इसकी रेशो। अगर इनके स्ट्रेस के यूनिट की बात करें, फोर्स का यूनिट न्यूटन है जबकि एरिया का यूनिट मीटर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसके यूनिट है और इसको हम पास्कल का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने से जो उसकी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाती है उसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट इन वन डायमेंशन। द स्ट्रेन इज़, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसकी बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन आ जाती है उसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। और अगर किसी बॉडी की स्ट्रेन इन वन डायमेंशन हो, वैसे तो ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन हो सकती है, लेकिन अगर स्ट्रेन किसी बॉडी के अंदर 1 डायमेंशन हो तो उस वक्त ये स्पेशल किस्म की स्ट्रेन होती है। इसको हम जो है टेंजाइल स्ट्रेन का भी नाम देते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है इसका अगर
स्ट्रेन का एक सिंपल सा फार्मूला देखिए तो वो हमारे पास स्ट्रेन को एप्सिलॉन से शो करते हैं इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल। डेल्टा एल इज़ द चेंज ऑफ लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। जो भी चेंज आ रहा है किसी बॉडी में उसको ऊपर रखें और जो उसकी ओरिजिनल जो उसकी लेंथ है उसको नीचे रखें, तो इसकी रेशो को हम जो है वो स्ट्रेन का नाम देते हैं। इसके यूनिट की बात करें, डायस यूनिट हैज़ नो यूनिट। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होते चूँकि ये सेम क्वांटिटी की रेशो होती है, इस वजह से इनके कोई यूनिट नहीं होते। नेक्स्ट हम जो है वो टेंजाइल स्ट्रेस की भी बात करेंगे। यहाँ पे 5-6 डेफिनेशन है, इन सारों को हमने डिस्कस करना है। टेंजाइल स्ट्रेस क्या होता है? जब किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसकी लेंथ में जो चेंज आता है इसको टेंजाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं। व्हेन स्ट्रेस चेंज द लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द टेंजाइल स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? जब किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसके वॉल्यूम में चेंज आए तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का नाम देते हैं। व्हेन स्ट्रेस चेंज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। थर्ड जो इसकी लास्ट टाइप है स्ट्रेस की वो शेयर स्ट्रेस है। अगर किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसकी शेप में चेंज आ जाए, उसकी शेप जो है बिगड़ जाए। जैसे कि एक बाल है, रबड़ की बाल को हाथ में पकड़ के स्क्वीज़ करें तो उसका साइज़ कम हो जाता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। या किसी आप मट्टी को पकड़ के उसको, गीली मट्टी हो तो उसको आप अपने हाथ में ज़ोर से उसको दबाएं तो तब भी उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, तो उसको भी शेयर स्ट्रेस का हम नाम देते हैं। व्हेन द स्ट्रेस चेंज द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द शेयर स्ट्रेस। नेक्स्ट जो है वो 3 और डेफिनेशन है हमने स्ट्रेन की करनी है। जब किसी बॉडी के ऊपर टेंजाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस वक्त उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होती है उसको हम टेंजाइल स्ट्रेन का नाम देते हैं। टेंजाइल स्ट्रेन का जो फार्मूला डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंजाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज ऑफ लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये हमारे पास जो चेंज ऑफ लेंथ है इसको अगर ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करें तो हमारे पास टेंजाइल जो है वो स्ट्रेन आता है। नेक्स्ट हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। जब कभी किसी बॉडी के ऊपर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस वक्त उसकी बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आता है उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हम नाम देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो इक्वल है चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल्टा वी इज़ द चेंज ऑफ वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय वी इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। नेक्स्ट हम शेयर स्ट्रेन का नाम दे रहे हैं। शेयर स्ट्रेस जब किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस वक्त जो उसकी बॉडी की शेप में जो डिफॉर्मेशन आता है उसको हम शेयर स्ट्रेन का नाम देते हैं। शेयर स्ट्रेन का जो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है वो है इफ़ स्ट्रेन इज़ ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। अगर कोई किसी बॉडी के अंदर स्ट्रेन आ रहा है शेयर स्ट्रेस की वजह से तो उस वक्त इसको शेयर स्ट्रेन का हम नाम देते हैं। इसका फार्मूला जो है शेयर स्ट्रेन को गैमा से शो करते हैं और चेंज ऑफ एरिया और रीजनल एरिया आता है। ये हमारे पास जब कभी कोई बॉक्स हो, उस बॉक्स के ऊपर इस तरह का कोई बॉक्स हो, उसके ऊपर जब हम एक इस साइड पे फोर्स लगाएं और इसके नीचे बॉटम पे इस साइड पे फोर्स लगाएं तो इस तरह से ये जो है वो हमारे पास जो पिचक जाएगा, इस तरह से इसकी शेप में जो चेंज आ जाएगा। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है इसको डेल्टा ए का नाम देते हैं और ये जो इसका फेस का सारा एरिया है इसको हम जो नाम देते हैं ए का देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की रेशो को हम जो है वो शेयर स्ट्रेन का नाम देते हैं। लास्ट टाइम हमने शेयर स्ट्रेन वाले टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गैमा इज़ इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए। अगर हम यहाँ से इसके ट्राइंगल देखें तो ये बेस बनता है और ये इसका परपेंडिकुलर बेस ओवर परपेंडिकुलर जो है हमारे पास होता है ये tan थीटा की इक्वल होता है। बाज़ दफ़ा हमारे पास अगर थीटा बहुत ही स्मॉल हो तो तब tan थीटा इज़ इक्वल टू थीटा की इक्वल होता है। तो इस थीटा की जगह पे अगर हम tan थीटा की जगह पे थीटा लगाएं तो हमारे पास गैमा इज़ इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए और इस tan थीटा की जगह पे क्या थीटा, तो गैमा इज़ इक्वल टू थीटा। ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आती है थीटा। बेसिकली यहाँ पे आने वाला जो है वो एंगल, ये एंगल हमारे पास थीटा होता है। तो शेयर स्ट्रेस जो है वो हमारे पास गैमा इज़ इक्वल टू उस एंगल के है जो इसको एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन का हम नाम देते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन करनी है। शो द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस आर द सेम। और हमने साथ ये भी शो करना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट और स्ट्रेस के यूनिट भी सेम होते हैं। आल्सो डिस्कस दे 3 काइंड्स। और साथ ही साथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हमने 3 जो टाइप है उनको भी डिस्कस करना है। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से डिनोट करते हैं। इसका अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास है। सबसे पहले देखें ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसको डिफाइन करने जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ अ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल प्रोवाइड द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज नॉट टू लार्ज। जब कभी किसी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स ना अप्लाई करें, मतलब नॉर्मल ही फोर्स अप्लाई करें, तो उस वक्त उस बॉडी की स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होती है इसको हम जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। दिस रेशो इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है
ई इज़ इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, ऐसे यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, बिकॉज हमने पीछे पढ़ा है स्ट्रेस के यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, जबकि पास्कल के कोई यूनिट नहीं। अगर पास्कल के कोई यूनिट नहीं है तब हमारे पास स्ट्रेस और इलास्टिसिटी जो है इन दोनों के यूनिट क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी के यूनिट ही कहाँ से आ रहे हैं, स्ट्रेस से आ रहे हैं। तो इस वजह से स्ट्रेस और इलास्टिसिटी दोनों के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के सेम यूनिट होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट इसकी 3 टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 3 टाइप, हैव 3 टाइप। यंग मॉडुलस, फर्स्ट वन इज़ अ यंग मॉडुलस। क्या होता है, द रेशो ऑफ टेंजाइल स्ट्रेस टू टेंजाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। जब कभी हम जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और यंग मॉडुलस क्या है, जब कभी हम स्ट्रेस कौन सी है, टेंजाइल स्ट्रेस हो, स्ट्रेन कौन सा है, टेंजाइल स्ट्रेन हो, इसकी रेशो को हम जो है वो यंग मॉडुलस का नाम देते हैं। यंग मॉडुलस का अगर मज़ीद इसका फार्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हमारे पास यंग मॉडुलस वाई आ जाता है। टेंजाइल स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, चाहे टेंजाइल स्ट्रेस हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, चाहे जो है वो हमारे पास शेयर स्ट्रेस हो, उनके सब के लिए हमने जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका यही फार्मूला जो है वो हमने डिस्कस करना है। टेंजाइल स्ट्रेन क्या है, ये चेंज ऑफ लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ होता है। इस फार्मूले को थोड़ा सा अरेंज करें तो हमारे पास आता है वाई इज़ इक्वल टू एफ एल ओवर डेल्टा एल इंटू ए आ जाता है। उसके बाद हमने बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, इसकी दो जो है वो टाइप रह गई हैं। बल्क मॉडुलस को अगर हम सेकंड टाइप को डिस्कस करें तो इसकी डेफिनेशन है द रेशो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशो को हम बल्क मॉडुलस का नाम देते हैं। बल्क मॉडुलस का जो फार्मूला आ जाएगा वो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। बल्क मॉडुलस को के से शो करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का भी वही फार्मूला होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला चेंज ऑफ वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका फार्मूला है। इसको अरेंज करें तो के इज इक्वल टू एफ वी ओवर डेल्टा वी इंटू ए, ये इसका हमारे पास बल्क मॉडुलस का फार्मूला आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम शेयर मॉडुलस की बात करें तो शेयर मॉडुलस जो है वो रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड अ शेयर मॉडुलस है। इसका फार्मूला हमारे पास है शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन है। अगर हम इसके फार्मूले वैल्यू पुट करें तो शेयर मॉडुलस को जी से डिनोट करते हैं। शेयर स्ट्रेस जो है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है, और शेयर स्ट्रेन हमारे पास जो है वो टेन ऑफ थीटा है। टेन ऑफ थीटा लगा लें, गैमा लगा लें, यहाँ जो है वो यहाँ पे थीटा जस्ट लगा लें, ये सारा जो है वो हमारे पास इसका फार्मूला है। शेयर मॉडुलस को आल्सो वी से दैट दिस इज आल्सो कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, भी हम इसको नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल एंड द डिफाइन द टर्म इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व हमने यहाँ पे जो है वो ड्रा करनी है, जिसको इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेस का हमने जो एक यील्ड पॉइंट का हमने जो एक टॉपिक किया तो उसके अंदर हमने ये सारा स्टडी किया था। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी बताना है डक्टाइल मटेरियल के साथ, ये जो 3 टर्म्स हैं इनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बारी बारी देख लेते हैं। हमने हुक लॉ पढ़ा था जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन चूँकि हमने शॉर्ट में कर रहे हैं तो इस वजह से इसको मैं शॉर्टली यहाँ पे आपको सारा टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमने हुक लॉ पढ़ा था। हुक लॉ ये कहता है कि जब कभी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो हम कहते हैं उसको स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, और स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हम कहते हैं हुक लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब हमने यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन को देखना है कि एक हमारे पास मटेरियल लेंगे, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, और जो उसकी जो स्ट्रेन आएगी उसको हमने एक को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेना है, एक को वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लेना है। स्ट्रेस को हम वाई एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं और स्ट्रेन को हम जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे बॉडी के अंदर स्ट्रेन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जो भी चेंज आएगा उसको हमने यहाँ पे ग्राफ के थ्रू जो है डिस्कस करना है। शुरू में जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहाँ से लेकर ओ से लेकर ए तक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉडी की लेंथ में या उसकी शेप में या वॉल्यूम में जो भी चेंज आता है वो दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इसको बढ़ाएं वैसे स्ट्रेन में चेंज आता है। ओ से लेकर ए तक दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और हम कहते हैं कि ओ से लेकर ए तक जो है वो हमारे पास हुक लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। ए पॉइंट के ऊपर जो इसकी स्ट्रेस होती है इसको सिग्मा पी से डिनोट करते हैं, इसको प्रोपोर्शनल लिमिट का हम नाम देते हैं। अगर हम बॉडी को यहाँ पे छोड़ दें
मतलब छोड़ने से मुराद है कि स्ट्रेस को रिमूव कर दें, तब बॉडी जो है इस बात को फॉलो करते हुए फिर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसकी जितना भी इसके अंदर जो चेंज आया होगा वो चेंज जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस वक्त हम इसको बोलते हैं कि बॉडी की इलास्टिसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद मज़ीद हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी सीक्वेंस के साथ स्ट्रेन में यहाँ पे चेंज नहीं आ रहा। हालांकि स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ है, लेकिन उस सीक्वेंस के साथ जो है उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास ए से लेकर बी तक जो पॉइंट है, इस वक्त स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। हम बोलेंगे कि ए से लेकर बी तक जो है वो हुक लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इलास्टिसिटी पाई जाती है। मतलब बी पॉइंट पे भी बॉडी को छोड़ें तो इस बात को फॉलो करता हुआ ए तक पहुँच जाएगा। इस वजह से बी पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस होगी इसको सिग्मा जो है वो ई का नाम देते हैं, जिसको जो है वो यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट का हम नाम देते हैं। अगर हम इस पॉइंट पे बॉडी को छोड़ें तो इसकी इलास्टिसिटी इसके अंदर एग्जिस्ट होती है, इसमें परमानेंट कोई चेंज नहीं आता, बॉडी जो है अपनी फिर ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इस रीजन को हम जो नाम देते हैं वो इलास्टिक रीजन का नाम देते हैं। ये जो सारा रीजन है जहाँ तक ये जो है वो इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, इलास्टिक रीजन का नाम देते हैं। इलास्टिक रीजन के अंदर कौन कौन से मटीरियल होते हैं? ग्लास मटीरियल और हाई कार्बन स्टील जो है वो इसके अंदर इलास्टिक लिमिट जो है वो पाई जाती है। और ऐसे मटेरियल जो कि इलास्टिक रीजन तक एग्जिस्ट करते हैं, इसके बाद हल्की सी भी स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो टूट जाएंगे। ऐसे मटेरियल को हम ब्रिटल जो है वो सब्सटेंस का नाम देते हैं। उसके बाद मज़ीद हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। स्ट्रेस अप्लाई करने से यहाँ पे अब जो है मज़ीद स्ट्रेस और स्ट्रेन भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रहेंगे, और दूसरा इनकी इलास्टिसिटी भी मेंटेन नहीं रहेगी। मज़ीद यहाँ पे जितना भी हम स्ट्रेस अप्लाई करें इसके अंदर परमानेंट जो है वो चेंज जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू कर गया है, इसके अंदर परमानेंट चेंज आना शुरू हो गया है। तो ये बॉडी जितना मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो अब्जॉर्ब कर सकती है, इस पॉइंट को हम सी पॉइंट का नाम देते हैं। सी पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रेस है सिग्मा एम का नाम देते हैं, जिसको मैक्सिमम स्ट्रेस का नाम देते हैं, या इस पॉइंट को यूटीएस का नाम, यूटीएस मीन अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस, वो लास्ट वाली स्ट्रेस है जो कि ये बॉडी यहाँ पे अब्जॉर्ब कर सकेगी। उसके बाद मज़ीद स्ट्रेस को हम बढ़ाते हैं। स्ट्रेस के बढ़ने से मज़ीद स्ट्रेन जो है वो परमानेंटली इसके अंदर मज़ीद उसको बढ़ाने से बॉडी यहाँ तक जो है वो आते हुए ये बॉडी जो है वो टूट जाएगी। इस वक्त इस पॉइंट डी पॉइंट के ऊपर जो इसकी स्ट्रेस है इसको हम फ्रैक्शनल स्ट्रेस या ब्रेकिंग फोर्स का नाम देते हैं। इस पॉइंट पे बॉडी जो है वो आके, बल्कि सी पॉइंट के बाद ये जो है वो कुछ मटीरियल होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता टूट जाते हैं, और कुछ मटीरियल जो है वो एक मतलब दम से टूट जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम जो है वो अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं। यहाँ से लेकर बी से लेकर सी तक ये जो रीजन है, इस रीजन को प्लास्टिक रीजन का नाम देते हैं। प्लास्टिक रीजन ऐसा रीजन है जिसके अंदर बॉडी के अंदर परमानेंटली चेंज आ जाता है। मतलब इसको अगर स्ट्रेस को रिमूव करें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती। इसको हम प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक रीजन का हम नाम देते हैं। और इस वक्त प्लास्टिक रीजन तक जो बॉडी अब स्ट्रेस को ऑब्जॉर्व कर जाते हैं, ऐसे मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल का नाम देते हैं, जिसके अंदर आयरन वगैरह आते हैं। इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करी जाएँ तो उसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाता है, और जो है वो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस को ऑब्जॉर्व करने के बाद जाकर टूटते हैं, और इसको डक्टाइल मटेरियल का हम नाम देते हैं। ये हमारे पास जो है वो सारा मटेरियल था जिसके अंदर हमने डक्टाइल मटेरियल भी देख लिए, इलास्टिक लिमिट भी देखा, यील्ड पॉइंट भी देखा, और अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस को भी हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी? स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? हाउ कैन इट बी डिटरमाइन फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ? हमारे पास जो है वो एनर्जी स्ट्रेन क्या है? जब हम किसी बॉडी के ऊपर लाइक रबड़ है, रबड़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसकी लेंथ में चेंज आता है। एक वक्त आता है कि आप उसकी लेंथ में मैक्सिमम चेंज लेके आते हैं। उस वक्त उस बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम इलास्टिक एनर्जी का नाम देते हैं, या उसको हम स्ट्रेन एनर्जी का भी मटीरियल, जब हम सॉलिड फिजिक्स को डिस्कस करेंगे तो तब हम उस एनर्जी को स्ट्रेन एनर्जी का नाम देंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी हमने जो है वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से हमने यहाँ पे देखनी। ये हमारे पास एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है। हम बॉडी के ऊपर जो है वो देख रहे हैं, इसके ऊपर स्ट्रेस बेसिकली फोर्स से यहाँ पे शो कर रहे हैं, स्ट्रेन को यहाँ पे लेंथ से शो कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर इस बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी लेंथ में इजाफा होता है। ये यहाँ से लेकर ये ग्राफ हमारा यहाँ पे आता है, फिर जो है वो यहाँ तक हमारा ग्राफ पहुँच जाता है। हम इसके अंदर जो भी ये ग्राफ पीछे वाले ही ग्राफ के जो है वो तरह का हमारे पास ग्राफ है, जो कि यहाँ से लेकर ये जो ग्राफ है हमारे पास वो एक स्ट्रेट ग्राफ आता है। उसके बाद हमारे पास ये जो है वो ये ग्राफ इस तरह का आगे जो है वो कर्व ग्राफ आ जाता है।
हम अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम F1 फोर्स अप्लाई करें तो देन उस वक्त जो बॉडी के अंदर जो चेंज आता है, जो लेंथ में चेंज आता है, L1 है। F1 फोर्स से बढ़ा के हम F2 फोर्स पे आते हैं, उस वक्त जो उसकी लेंथ में चेंज आता है, ये L2 उसकी लेंथ में जो है वो चेंज आ जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ये रीजन आता है जब फोर्स F1 है और लेंथ L1 है, और दूसरा हमारे पास ये रीजन आता है जहाँ पे फोर्स F2 और लेंथ इसकी L2 है। अगर हम यहाँ पे एनर्जी देखना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी को लेके आते हुए इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हुए इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, तो वो हम देखना चाहते हैं। जितना हम इस बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको लेकर लेंथ इसकी बढ़ाने के लिए, वो सारा का सारा एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। हमारे पास एक रीजन ये आता है, एक रीजन ये आता है। ये रीजन जो है जस्ट लाइक अ ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का जो एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वही एरिया जो है वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन की इक्वल होगा, और वही वर्क डन जो है वो एनर्जी की इक्वल होगा। दूसरा हमारे पास जो है वो नॉन लीनियर रीजन ये वाला आता है। इस नॉन लीनियर रीजन का साइडें एक दूसरे के जो है वो इक्वल, ये वाली लेंथ जो है इस लेंथ की इक्वल नहीं है, ये वाली लेंथ इस लेंथ की इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसका डायरेक्टली एरिया जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हमने यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो तभी हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसका एनर्जी स्टोर जो है वो आएगा। अगर हम इस रीजन को देखते हैं जो कि ट्राइंगल है, इसको हम बोलते हैं लीनियर रीजन। लीनियर रीजन का जो है वो ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का हम जो है वो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के इक्वल होता है। हमारे पास एरिया वर्क डन ऐसे आ जाएगी, इक्वल ऐसे आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमें पता है कि इसका फार्मूला हाफ ऑफ बेस एंड उसकी हाइट होता है। हाफ ऐसे आ जाएगा, बेस इसकी क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक L1, ये L1 आ गया। हाइट इसकी क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, चूँकि ये फोर्स F1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जो है F1 होगा, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया F1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम जो है वो इलास्टिक मॉडुलस की बात करें तो जो कि हमारे पास यंग मॉडुलस है, ये टेंजाइल स्ट्रेस ओवर टेंजाइल स्ट्रेन है। टेंजाइल स्ट्रेस हमारे पास F/A है, जबकि टेंजाइल जो हमारे पास स्ट्रेन है वो चेंज ऑफ लेंथ और ओरिजिनल लेंथ है। चेंज ऑफ लेंथ L1 है, ओरिजिनल लेंथ जो है वो कैपिटल L है। इसको अरेंज करें तो हमारे पास कुछ यूँ आता है। यहाँ से अगर हम देखें तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर दो चीज़ें, फोर्स F1 है और दूसरी लेंथ L1 है। हम वर्क डन के दो और फार्मूले यहाँ से ले सकते हैं, एक तो फोर्स F1 की वैल्यू पुट करके और दूसरा यहाँ पे लेंथ L1 की वैल्यू पुट करके। अगर इस फार्मूले के अंदर से ये जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में F1 कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास कुछ यूँ आता है, F1 इज इक्वल टू EA/L1 डिवाइडेड बाई कैपिटल L। इसकी वैल्यू अगर इस पॉइंट पे, इस जगह पे पुट करते हैं, हमारे पास वर्क डन का फार्मूला जो है वो ये आ जाता है, जिसके अंदर ये जो एनर्जी है या ये जो वर्क डन है एक ई पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ L1 पे डिपेंड करता है, कैपिटल L पे जो है वो डिपेंड करता है। इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 2 का नाम देते हैं। दूसरा इसी फार्मूले के अंदर देखें ये L1 है, L1 अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास L1 यूँ आती है। इस L1 की वैल्यू यहाँ से उठा के जब इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में L1 की जगह, तब हमारे पास वर्क डन का जो है दूसरा थर्ड वाला फार्मूला आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है वो 3 आ गई। वर्क डन के या एनर्जी स्टोर के हमने 3 फार्मूले ले ली। एक हमारे पास ये वर्क डन का फार्मूला है, दूसरा हमारे पास ये वर्क डन का फार्मूला है, तीसरा हमारे पास जो है वर्क डन का ये फार्मूला है। मतलब वर्क डन या एनर्जी के ये तीनों फार्मूले हैं। ये उस वक्त है जब हमारे पास एक लीनियर रीजन आता है। दूसरा ये हमारे पास जो रीजन है इसको नॉन लीनियर रीजन का नाम देते हैं। नॉन लीनियर रीजन की जो है वो यहाँ पे वॉल्यूम को, एरिया को कैलकुलेट करने के हम जो फार्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का हम फार्मूला लगाते हैं। इसके स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे जी भी आएगा। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम को अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें क्या होता है, ये वर्क डन ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम में हमारे पास जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्सेस आ रही हैं या जो हाइट आ रही है, इनकी हम एवरेज लेते हैं। ये F2 है, चूँकि ये F2 है, ये हमारे पास F1, इन दोनों की एवरेज ली तो हमारे पास ये कुछ यूँ आ जाएगा। जब हमने इसकी ये हाइट ले ली तो उसके बाद ये बेस की बारी आएगी। बेस जो है हमारे पास L2 लेंथ में से L1, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है L2 है, इस L2 में से L1 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास ये लेंथ है। इस लेंथ को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ये हमारे पास जो नॉन लीनियर रीजन का जो है वो वर्क डन आ जाता है। अगर हम इस पूरे सेक्शन के दौरान जो टोटल इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, स्ट्रेन एनर्जी, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम वर्क डन इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये वाला जो एरिया है जो कि जिसको लीनियर रीजन का नाम देते हैं, ये वाला एरिया को प्लस हम किस में करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, ये जो एरिया इसके अंदर जो है वो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ये यहाँ पे टोटल वर्क डन आएगा। तो ये हमारे पास जो है स्ट्रेन एनर्जी वाला सारा टॉपिक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड। हमने एनर्जी बैंड जो है सॉलिड के अंदर क्या होते हैं उसको बताना है।
एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल बैंड थ्योरी। एक हमने एनर्जी बैंड के बारे में डिस्कस करना है, दूसरा एनर्जी बैंड थ्योरी एक को हम लेते हुए, या जिसको बैंड थ्योरी का भी हम नाम देते हैं, इसको लेते हुए हमने यहाँ पे इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में जो है वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर यहाँ पे शो करना है। हम अगर यहाँ पे एक ही डायग्राम से इसको सारे को एक्सप्लेन कर देंगे, मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब कभी हमारे पास कोई एक सिंगल एटम हो तो उस वक्त उसके इलेक्ट्रॉन एक सीक्वेंस के साथ उसके शेल में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन अगर एक एटम जो है मोर देन वन एटम के इफेक्ट में आ जाता है तो उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत सारे न्यूक्लियस के, उसके आसपास जो एटम के न्यूक्लियस है उनके इफेक्ट में आ जाता है। उस वक्त वो एनर्जी लेवल जो है स्प्लिट अप, मैनी एनर्जी लेवल्स के अंदर वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। उन एनर्जी लेवल्स को हम यहाँ पे जो है वो बैंड एनर्जी का नाम देते हैं। उन बैंड एनर्जी के अंदर वैसे तो बहुत सारे बैंड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को यहाँ पे शो करने के लिए सिर्फ दो एनर्जी बैंड का जिक्र करेंगे। एक कंडक्शन बैंड है और एक वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड जो है वो नीचे होता है, कंडक्शन बैंड जो है वो आउटर मोस्ट शेल को हम एनर्जी बैंड को नाम देते हैं। ये अगर तो हमारे पास कंडक्शन बैंड के पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो तब ही उसके अंदर से करंट पास करेगा, लेकिन अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब करंट वहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। तो अब अगर इंसुलेटर की बात करें, ये हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहती है कि इंसुलेटर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये आलमोस्ट 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंस होता है। इंसुलेटर को चाहे जितना मर्जी पोटेंशियल हम प्रोवाइड कर दें, उसका वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाके फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाते। इस वजह से इंसुलेटर के अंदर से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाता। सेमी कंडक्टर की बात करें तो सेमी कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान डिस्टेंस जो है इंसुलेटर के मुकाबले में कम होता है, और ये आलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल होते हैं। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी या इससे थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा दें तो तब इलेक्ट्रॉन ईजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाके चले जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और ये चूँकि वैलेंस बैंड से आए हैं, इस वजह से इनकी वजह से इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो करता है, तो हल्का सा भी पोटेंशियल प्रोवाइड करें तो ये कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनके दरमियान एक गैप पाया जाता है, एनर्जी को हमें वेस्ट करना पड़ता है। इस वजह से ये सेमी कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर बहुत स्मॉल सा जो है वो करंट फ्लो करता है। अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर के अंदर ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए हुए होते हैं। एक दूसरे के साथ ओवरलैप होने की वजह से हल्का सा भी करंट या पोटेंशियल प्रोवाइड करने से ये वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाते हैं, और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होती है। और हल्का सा पोटेंशियल देने से, बल्कि आलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड यहाँ पे एम्प्टी नहीं होता, कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के केस के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से हल्का सा भी पोटेंशियल देने से इसके अंदर से करंट पास कर जाता है। पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो करंट यहाँ पर बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से किसी भी मटेरियल के अंदर जो है वो अपने अंदर से करंट क्यों पास नहीं होने देता, कुछ थोड़ा सा पास होने देते हैं और कुछ जो है परमानेंटली पास होने देते हैं, तो उनके पीछे जो है वो ये एक फिज़िक्स पाई जाती है। ये हमारे जो है वो चैप्टर नंबर 17 के पहले 6 क्वेश्चन थे, जो कि इस पहले पार्ट में हम गा रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम चैप्टर नंबर 17 के जो अगले 5-6 क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट अगले जो है वो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, अल्लाह हाफिज़।